हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इससे डेरिवेशन या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चांसेस क्या होता है? 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे इसके डेरिवेशन से बने, इसकी थ्योरी से बने या फिर इसके न्यूमेरिकल से बने। तो एग्ज़ाम के लिए ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो बच्चों, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, ओके। तो बच्चों देखते हैं पहले प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ठीक है। देखिए, एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में या एयर में थ्रो करते हैं, स्पेस में एयर में थ्रो करते हैं, तो उस टाइम पे जो ग्रेविटी की वजह से जो इफेक्ट आता है उस बॉडी पे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल आ रहा होगा समझ में? देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या किया, एक पत्थर को फेंका हवा में। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका कोई क्रिकेट की बॉल है, आपने उस क्रिकेट की बॉल को थ्रो किया, तो आप थ्रो करते हो तो ये बॉल सीधे ऊपर को नहीं जाती रहती है। ये बॉल हम देखते हैं कि धीरे 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 इस तरह से यहाँ पर आ जाती है। तो जो ये पूरा पूरा ये चीज़ है ना, इसको ही बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ये आपका एक प्रोजेक्टाइल जैसा पाथ हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया इसका? प्रोजेक्टाइल। और जो इस प्रोजेक्टाइल का ये पाथ होता है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जब किसी बॉडी को आप हवा में फेंकते हो, थ्रो करते हो, एयर में फेंकते हो या स्पेस में फेंकते हो, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से वो बॉडी धीरे धीरे नीचे को आने लग जाती है। तो उसको ही बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और इस पूरे सिनारियो को कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो उसका पाथ होता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो जो पाथ होता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। अब देखिए बच्चों, होता क्या है वैसे नेचर में? होता क्या है कि अगर मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो किया, है ना। तो नेचर में अगर मान लो मैंने इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो अब जैसे ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। तो अब ये ग्राउंड में अगर मैंने किसी चीज़ को ऐसे फेंका, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम जो जी की वैल्यू होती है उसको जीरो मान लेते हैं, कैपिटल जी को जीरो मान लेते हैं ना। कैपिटल जी को, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी, यानी कि ग्रेविटी को हम थोड़ी देर के लिए जीरो मान लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलते रहेगा। इसको कोई नीचे लाने वाला है ही नहीं। यानी कि इसको नीचे को की तरफ को खींचता कौन है? इसको नीचे की तरफ को खींचती है ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ जो है लगाती है किसी भी बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो कहने का मतलब है, जब किसी बॉडी को आपने हवा में थ्रो किया तो वो नीचे को क्यों आती है, एक लिमिट के बाद नीचे को क्यों आती है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगता है जो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि अर्थ उस बॉडी को नीचे को खींचती है। और जो ये पूरा पाथ बन जाता है, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होता है? सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सपोज दैट बच्चों, एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे नेचर में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम थ्रो कर रहे हैं ना, तो वो बॉडी हमेशा उसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है। ये स्ट्रेट लाइन में चलना चाहती है अगर वहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना है तो। अगर मान लो मैं उस बॉडी को, कोई चीज़ को ऊपर को थ्रो कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ऊपर को ही चलती रहेगी अगर ग्रेविटी नहीं है तो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमने एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर को फेंका, तो ऊपर को ही जाते रहेगा अगर ग्रेविटी वहाँ पर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? यानी कि ग्रेविटी से ही कोई भी चीज़ नीचे को अट्रैक्ट होगी। या अगर मान लो मैंने किसी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में फेंका, सीधे यहाँ को फेंका, ये ग्राउंड है, अगर ग्रेविटी को हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर, मैं कहता हूँ कि ग्रेविटी है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट सीधे ही जाते रहेगा, है ना। इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है, कोई भी चीज़ इस तरह से नीचे को जो आती है वो किसकी वजह से आती है? ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जो हमारा ये, अगर कोई एक क्रिकेट की बॉल है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, अच्छे समझिए इसको। अगर मैं इस चीज़ को बिल्कुल इस तरह से थ्रो करता हूँ, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो ये वाली बॉल होती है ना, ये वाली बॉल, यानी कि जो हमारे अर्थ के हॉरिजॉन्टल चलती है, अर्थ के साथ साथ ऐसे पैरेलल में चलती है, तो उसमें जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन या ग्रेविटी होता है, वो कभी भी नहीं लगती है। इस चीज़ को समझिए। जो ग्रेविटी हमेशा लगती है वर्टिकल मोशन पे। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैं सीधे फेंक रहा हूँ,
थोड़ी देर के लिए अगर मैं ग्रेविटी को कंसिडर ना करूँ तो बॉल इस तरह से चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। यानी कि इस वाले पाथ पे ग्रेविटी कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है। इसका एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन भी आता है, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम्पल के लिए एक ट्रेन की पटरी है ना, उस ट्रेन की पटरी में मैंने क्या लगा दिया, एक ट्रेन की पटरी है या ये ट्रेन, उस पर एक ट्रेन का डब्बा मैंने रख दिया। अब मैंने मान लो 2 डब्बे हैं, तो उसकी स्पीड यहाँ पर है 50 मीटर पर सेकेंड, उसकी एनर्जी कुछ खर्च हो रही है। अब उसके बाद मैंने कहा कि इसके पीछे मैं और भी डब्बे लगा देता हूँ, तो बताओ उसकी एनर्जी कितनी खर्च रही होगी। तो सेम होगी, क्यों, क्योंकि जो जो ये डब्बे इसके साथ मूव करते हैं, तो ये डब्बे जब इसके साथ मूव करते हैं तो इस पर ग्रेविटी कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है। हाँ, फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत उसका अपोजिशन हो सकता है, बट जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है इस तरह का अर्थ के साथ साथ, उस पर ग्रेविटी कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। ओके, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन पे कभी भी ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है। और जो आपका ये वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल मोशन होता है, इस पर ग्रेविटी यानी कि जो जी होता है वो अप्लाई होता है। जो जी होता है वो किस पे अप्लाई होता है, इस वर्टिकल मोशन पे अप्लाई होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ इस तरह से चल रही है तो तभी उस पर जी इफेक्ट डालेगा, अगर कोई चीज़ इस तरह से चल रही है तो उस पर जी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉल है, आपके पास एक बॉल है, वो इस तरह से आपके पास बॉल है, और आपको ये आपके सरफेस है। तो ये बॉल को अगर मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ तो ये बॉल पे कभी भी ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डालेगी। फिर आपके पास दूसरी बॉल है, उस बॉल को तुम ऐसे करके थ्रो कर रहे हो तो इस पर ग्रेविटी इफेक्ट डालेगी, जो जी है यहाँ पर उसको इफेक्ट डालेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों बॉल को मैंने चिपका दिया है, ये दोनों बॉल को मैंने 2 बॉल में मान के एक ही बॉल मान लिया। अब एक इफेक्ट ये हो गया, एक इफेक्ट ये हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये हमने वेक्टर पढ़ा है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर ये बॉल वाला आपको समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ पर चलते हैं। मैं कहने का मतलब है कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई एक वेलोसिटी है, कोई एक मान लो मैंने किसी बॉल को थ्रो किया इस तरह से, वी वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, वी वेलोसिटी से थ्रो किया, और इसने अर्थ के साथ, जो हमारी अर्थ की सरफेस है, यह अर्थ के साथ कुछ एंगल बनाया थीटा, कुछ एंगल बनाया थीटा। मैंने उस बॉल को थ्रो किया था वी वेलोसिटी के साथ, और उसने अर्थ के साथ बनाया एंगल थीटा। तो मैं कह रहा हूँ कि बताओ इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है। अब हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और मैंने तुमको याद रखने के लिए कुछ चीज़ें कही थी। मैंने कहा कि अगर ये वेक्टर v है, इसके साथ एंगल थीटा लगा रहता है, तो इसका कंपोनेंट ये क्या होता है, v cos थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है, v sin थीटा। तो अब देखिए, ये हॉरिजॉन्टल वाले में क्या लगेगा, v cos थीटा, और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या टूट जाएगा इसका, v sin थीटा। यानी कि इस v के मैंने 2 पार्ट कर दिए, ये एक v था, मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। अब आपने इसमें क्या याद रखना है, जो v cos थीटा है इसमें ग्रेविटी कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है। हॉरिजॉन्टल मोशन पे ग्रेविटी इफेक्ट कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है, बस ग्रेविटी इफेक्ट डालती है इस वर्टिकल मोशन पे, इस वर्टिकल मोशन पे इफेक्ट डालती है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोग को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रेट सरफेस है, एक अच्छा सरफेस है, आपने इस सरफेस पे बॉल को थ्रो कर दिया, इस तरह से एक बॉल को थ्रो किया, तो ये बॉल को थ्रो किया, तो बॉल चलते 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 कुछ टाइम के बाद यहाँ पर रुक जाती है। तो उसको रोका किसने, क्या उसको ग्रेविटी ने रोका, आंसर है नो, उसको ग्रेविटी ने नहीं रोका, उसको रोका है इस सरफेस के फ्रिक्शन ने, उसको रोका है इस सरफेस के फ्रिक्शन ने। अब मैं एक दूसरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर करना चाहता हूँ, मतलब एक मनगढ़ंत कहानी जिसको बोलते हैं, या फिर थोड़ा एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि अगर मान लो मैं फ्रिक्शन को जीरो कर देता हूँ, फ्रिक्शन को जीरो कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और ये बॉल को अब मैं इसी डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ, और इसके आगे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये क्या बॉल कभी रुकेगी, तो आंसर है कभी नहीं रुकेगी, ये बॉल कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि इसको रोकने वाली ग्रेविटी भी नहीं है, इसको रोकने वाली ग्रेविटी भी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे वाले मोशन पे कभी भी इफेक्ट नहीं डालती है। इसको एक ही चीज़ रोक रही थी, फ्रिक्शन। अब मैंने कहा कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इस बॉल को कोई भी रोकने वाला नहीं है, बॉल चलते रहेगी ज़िंदगी भर जब तक इसके आगे से कोई इसको रोक न दे, या फिर कोई हाथ लगा के न रोके, या एक्सटर्नल फोर्स लगा के न रोके। तो कहने का मतलब है इस डायरेक्शन में जब भी कोई चीज़ हमारी चलती है तो उस पर ग्रेविटी कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है। इस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे इसके सारे के सारे डेरिवेशन करने के लिए, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ग्रेविटी किस पे इफेक्ट डालती है, वी साइन थीटा पे, ग्रेविटी इफेक्ट डालती है वी साइन थीटा पे। कहने का मतलब जब तुमने एक बॉल को सीधे ऊपर को थ्रो किया, बॉल को थ्रो किया, तो तुम देखते हो कि बॉल पहले ऊपर को जाती रहती है, फिर एक स्टैंड के बाद बॉल फिर से नीचे को आने लग जाती है ना। तो बॉल नीचे को किसकी वजह से आती है, ग्रेविटी की वजह से, है ना। जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑफर्ड बाय अर्थ, ठीक है। ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, मतलब ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही टर्म है देखा जाए तो, बस ग्रेविटी को स्पेशली अर्थ के लिए बोला जाता है, और ग्रेविटेशनल एक जनरल टर्म है जो पूरे यूनिवर्स के लिए बोला जाता है ना। ग्रेविटी इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके नाउ, तो कहने का मतलब है इस वाले डायरेक्शन में हमारे पास हमेशा
ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और v cos थीटा, यानी कि हॉरिजेंटल वाले में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। अर्थ के साथ साथ जो अर्थ के पैरेलल चलते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और अर्थ से इस तरह के जो चलते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में कभी भी ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डालती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे आगे के टॉपिक में मैं इसी चीज़ को यूज़ करते हुए सारे के सारे आंसर निकालूंगा। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि वाई ग्रेविटी इज नॉट एक्टिंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, यानी कि हॉरिजेंटल में जब कोई बॉडी मूव करती है तो ग्रेविटी इफेक्ट क्यों नहीं डालती है। तो चलो हम इसका एक सोल्यूशन देखते हैं। हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा है। वर्क डन इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये तो हमने क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन अगर हम इसका वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ें तो होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स एफ डॉट एस, डॉट आता है यहाँ पर डॉट। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमेशा वर्क डन का जब तुम अगले वाले चैप्टर में, इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ोगे वर्क डन के बारे में, तो वहाँ पर ये डॉट वाला एक कॉन्सेप्ट आएगा। इसलिए ये चीज़ आगे भी आप लोग देखोगे। बस थोड़ा सा आपको ये डाउट कहाँ से आया कि वर्क डन हॉरिजॉन्टल पे ग्रेविटी इफेक्ट क्यों नहीं डालती, उसका मैं सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। तो जनरली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि डॉट जैसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर आता है कॉस थीटा। अब देखिए ज़रा एग्जाम्पल के लिए, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी हमेशा नीचे को लगती है। आप लोगों को पता है ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड्स लगती है ना। ग्रेविटी कहाँ को लगती है? अर्थ के सेंटर की तरफ को। ये बॉडी यहाँ को मूव कर रही है और ग्रेविटी लगती है अर्थ के सेंटर की तरफ को। फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है। अर्थ आप छोटी तो बना नहीं सकते हम, बहुत ही बड़ी होती है ना, मतलब सरफेस में यहाँ पर। तो उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कोई बॉडी यहाँ को मूव कर रही है और ग्रेविटी कहाँ को लगती है? नीचे को। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे को, ये है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स लग रहा है नीचे को। तो अब देखते हैं यहाँ पर, मान लो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू चलो थोड़ी देर के लिए मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पर हमको थीटा से मेन मतलब है, थीटा से। कॉस थीटा कितना आ गया दोनों के बीच में? 90। एफ और एस के बीच में जो एंगल है वो है 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर ये 0 हो गया तो एफ और एस कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्क डन कितना आ गया? 0। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में चलता है तो वहाँ पर वर्क डन होता है 0, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है 90 का, और जब भी 90 का एंगल होता है तो देयर इज नो वर्क डन। ओके, शायद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ओके सो बच्चों, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है। यानी कि अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो स्पेस में तो उस पर ग्रेविटी इफेक्ट डालती है और वो स्ट्रेट ना जाके हमारी अर्थ की तरफ को मुड़ जाता है, अर्थ की तरफ को मुड़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पाथ को हम क्या कहते हैं, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, और वो भी डेरिवेशन के हेल्प से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब यहाँ पर कि हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसा होता है। सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। ओके, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हमारा प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है, यानी कि उसका रास्ता कैसा होता है, उस चीज़ को देखते हैं। तो बच्चों देखो, मान लो मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया इस यहाँ पर v वेलोसिटी से। एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर थ्रो किया u वेलोसिटी से, मान लेते हैं u, है ना। इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी u वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या किया, जहाँ पर से मैंने उसको थ्रो किया था ना, वहाँ पर मैंने ओरिजिन बना दिया इस तरह से। मैंने यहाँ पर एक बना दी ये एक्स एक्सिस, और एक बना दी मैंने इस तरह से वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर कोई भी चीज़ ट्रैवल कर रही है ना। तो एक्स वाई प्लेन पर मैंने एक बॉडी को थ्रो किया। अब क्या होगा कि देखो नेचर का नियम क्या होता है, मैंने क्या कहा था, ये हमेशा कहाँ को जाना चाहता है? स्ट्रेट लाइन में। ये कहाँ को जाना चाहता है? स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से, है ना। ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है हमारी बॉल। लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे को एक इफेक्ट डालती है। ग्रेविटी उसको नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसको नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट तो जाना चाह रहा है ऊपर को, और ग्रेविटी उसको इफेक्ट डालनी नीचे को। तो देखो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और जो ये इसकी वेलोसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो ये हमारे पास जो इसका पाथ हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे इन दोनों के बीच में, जैसे कि हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा था। तो ये आ जाएगा हमारे इन दोनों के बीच में, है ना। यानी कि कभी भी अगर दो वेक्टर आपस में जो है एक दूसरे से कुछ एंगल पे ड्रॉ होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा बीच की डायरेक्शन को आता है। ठीक है, फिर से देखिए इस पाथ पर, इस जगह पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ को जाना चाह रहा है? स्ट्रेट लाइन को, यानी कि यहाँ को जाना चाह रहा है, और ग्रेविटी फिर से नीचे को एक इफेक्ट डाल दी है। तो इनका रिजल्टेंट ये हो गया। फिर से देखिए इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट जाना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, ग्रेविटी इसको नीचे को इफेक्ट डाल दी है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे। फिर से बॉडी नीचे को जाना चाहती है, ग्रेविटी इस पर इफेक्ट डाल दिया ऐसे, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे। तो ये देखा जाए तो इसका, क्योंकि अब मैंने तो छोटे छोटे जिगजैग करके बनाया है ना, बट एक्चुअल में बहुत ही स्मूथ होता है। तो ये हमारे पास देखो ये पूरा जो पाथ आ गया, ये कैसा आ गया? ये इस तरह का आ गया, और इस तरह के मोशन को कहते हैं पैराबोलिक मोशन।
पैराबोलिक पाथ। अब ये पैराबोलिक पाथ क्यों कहते हैं इसको, पैराबोलिक ही क्यों कहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। फिलहाल ये हमारा जो होता है एक प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, किस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है, किस तरह से चलता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें इसमें और चीज़ बता रहा हूँ जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट हो सकती है, ठीक है। और इसका जो ये कितनी दूर गया इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाएगा, ये बॉल कितनी दूर जाएगी, इसको बोलेंगे रेंज। इसको बोलेंगे हाइट, जिसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। और ये पूरा हवा में कितनी देर रहा, ये हवा में पूरी कितनी देर रहा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब कि वो हवा में कितनी देर तक रहा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये सारी चीज़ें हमको 3 चीज़ें इसमें निकालनी है, एक तो रेंज निकालनी होती है, एक हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है, दूसरा निकालना हो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक ट्रैवल, कितनी मैक्सिमम उसकी हाइट हो सकती है, कितना उसका रेंज हो सकता है और कितना वो हवा में रहेगा कितनी देर, ये चीज़ें निकालनी है। इसके अलावा एक और डेरिवेशन जो अभी हम करने जाएंगे वो सबसे पहले डेरिवेशन होगा कि इसका पाथ कैसा है, उसका खुद का ही डेरिवेशन है, तो उसका पाथ कैसा होगा उसका खुद का एक डेरिवेशन है, पहले वो हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों चलो अब देखते हैं। अब फिर से मैं एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इसको मैं सिखाने जा रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। देखिए ये मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली। मैंने कहा कि यहाँ पर से हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं हम u, है ना, इसकी वेलोसिटी को u मान लेते हैं। तो इसके अब यहाँ पर कुछ एंगल थीटा एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था, थीटा एंगल से मैंने इसको थ्रो किया था ग्राउंड के साथ। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा एज यू नो वेरी वेल, और ये वाला कंपोनेंट ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका u sin थीटा। ये होगी y एक्सिस और ये होगी x एक्सिस। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। इनिशियली मैंने उसको थ्रो किया था u वेलोसिटी से, तो और एंगल था थीटा, तो मैंने इसके 2 टुकड़े किए, एक किया u sin थीटा और एक किया u cos थीटा और दूसरा उसका परपेंडिकुलर वाला u sin थीटा, ठीक। तो ये हमारे पास इसके 2 कंपोनेंट हो गए थे। अब देखते हैं बच्चों, हम यहाँ पर से सबसे पहले देखते हैं कि इसका हॉरिजेंटल मोशन और वर्टिकल मोशन, 2 टाइप से हम इसके मोशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोशन इन हॉरिजेंटल। इसका हॉरिजेंटल मोशन क्या होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में इसका मोशन क्या होगा। तो अब चलो इसका थोड़ा और प्रोजेक्टाइल बना देते हैं। देखें ये बॉडी ऐसे चलना चाहती है लेकिन ग्रेविटी इस पर इफेक्ट डाल दी है, तो ये बॉडी चलेगी ऐसे। फिर से बॉडी आगे को जाना चाहती है, ग्रेविटी इस पर इफेक्ट डाल दी, ये बॉडी चलेगी ऐसे। फिर से ग्रेविटी इस पर, फिर से बॉडी ऐसे जाना चाह रही है, ग्रेविटी इफेक्ट डालेगी ऐसे, और ये बॉडी इस तरह से धीरे धीरे हमारे अर्थ पे आ जाएगी। तो अब देखिए हम सबसे पहले इसका क्या देखते हैं, मोशन इन हॉरिजेंटल। इसका मोशन इन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मोशन कितना होगा, मोशन इन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मोशन क्या होगा। हॉरिजेंटल मतलब कि ये बॉडी इस तरह से कितना जाएगी। तो अब देखते हैं, एक चीज़ देखते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं इसी का ही यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं मैंने कहा कि जो ये वाली डायरेक्शन है इसकी, इसको मैंने कह दिया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ऐसा कह दिया, वी एक्स कह दिया, और इसको मैंने कह दिया वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी वाई कह दिया इसको, है ना। ये हमारे पास वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है। तो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उसका हॉरिजेंटल मोशन कैसा है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर अभी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ जो होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है सेकंड इक्वेशन मोशन। तो देखिए अब डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि इसने जो कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ रेंज तक पहुँचने में, मान लो इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसका कितना डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, अब उसकी जो एस की जगह पर एक्स आ गया, यानी कि एक्स से डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मैंने यहाँ पर उसको एक्स लिख लिया है। और यू आपका क्या है, यू होती है वेलोसिटी। तो हॉरिजेंटल में उसकी वेलोसिटी क्या है, ये यू के कंपोनेंट किए थे ना, तो हॉरिजेंटल में उसकी वेलोसिटी होगी यू कॉस थीटा। तो यू की जगह पर मैं रखूंगा यू कॉस थीटा, और टाइम को अभी हम टाइम को टी ही रख लेते हैं, इंटू टी प्लस उसके बाद देखिए 1/2 ए की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास, ए यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी लगेगा, जी टी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा था जब कोई भी चीज़ हॉरिजेंटली मूव करती है, इस तरह से हॉरिजेंटली मूव करती है, तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं लगती है। देखिए वो चीज़ बहुत बार यूज होगी पूरे के पूरे डेरिवेशन में, अच्छे सुनिए। तो जब मैं हॉरिजेंटल मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन इन हॉरिजेंटल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग लिख लेना, सिंस इट इज़ हॉरिजेंटल मोशन एंड ग्रेविटी इज नॉट एक्ट ऑन द हॉरिजेंटल मोशन। तो अब देखिए जी की वैल्यू को हम लिख लेंगे 0, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम, और ये पूरा 0 होने की वजह से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ से हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम टाइम को निकाल लेते हैं, यानी कि टाइम इक्वल टू हमारे पास क्या गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ चुका है, ठीक, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है 1 मोशन इन हॉरिजेंटल के लिए, ठीक है।
देखिए बच्चों, इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यानी कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज इसलिए की, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाले को यूज करता हूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन में वो कभी रुकता थोड़ा है, हॉरिजॉन्टल मोशन में वो कभी रुकता नहीं है, तो हमारे पास v क्या चीज़ होगा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो v यहाँ पर अननोन है। वहीं पर अगर वी स्क्वायर मैंने यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाता हूँ, तो तब भी वहाँ पर ये वी स्क्वायर प्रॉब्लम करेगा। तो उसके लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा सूटेबल रहा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर मुझे एस भी पता है, एस को मैंने एक्स कह दिया यहाँ से यहाँ तक जाने तक, और वी मुझे पता ही, यू मुझे पता ही है, टाइम मेरे को पता नहीं था, तो एक तो अननोन क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए ना, यहाँ ए भी हो जा रहा है, टी भी हो जा रहा है, बहुत सारी अननोन क्वांटिटी हो जा रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं मोशन इन वर्टिकल, यानी कि जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए बच्चों, फिर से मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इसका एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगेन देखिए, अब जब मैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में मैंने मान लो कि मैंने कहा कि वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये मैंने वाई डिस्टेंस कह दिया यहाँ से यहाँ तक, है ना, वाई डायरेक्शन में, तो मैंने वाई डिस्टेंस कह दिया। तो यहाँ पर देखिए एस की जगह पर क्या यूज़ हो जाएगा, वाई। और अब इस बार u, यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या यूज होगी y के लिए, वो यूज होगी हमारे पास u साइन थीटा, वो यूज होगी u साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास u साइन थीटा, और t को हमको पता नहीं है कितना टाइम लगेगा, तो t को हम थोड़ी देर के लिए t ही मान लेते हैं, प्लस 1/2। अब देखें, अब वर्टिकल मोशन में मैंने कहा था g एक्ट करेगा, है ना, यानी कि जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा g, एक्सेलरेशन हो जाएगा g। लेकिन देखिए g लगता है डाउनवर्ड और बॉडी चल रही है अपवर्ड, बॉडी चल रही है ऊपर की डायरेक्शन को, तो g यहाँ पर हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि g एक्ट करता है नीचे को, लेकिन हमारी बॉडी चल रही है ऊपर को, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बॉडी की स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो इस a को मैं लूंगा माइनस का g, और यहाँ पर फिर से लिखूंगा टी स्क्वायर। तो हमारे पास कुल मिला के क्या एक्सप्रेशन आ गया, देखो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। अब जो मोशन इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला इक्वेशन 1 थी, वहाँ पर हमारे पास t इक्वल टू आया था x अपॉन यू कॉस थीटा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये चीज़ हमारे पास आई थी इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, या पुट द वैल्यू ऑफ t बोल देते हैं, सिंपल, पुट द वैल्यू ऑफ t इन द अबव एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पर t की वैल्यू को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं ऊपर वाले में पुट करता हूँ तो क्या आ गया, y इक्वल टू यू साइन थीटा, ये तो वैसे ही रहा, t की जगह पर क्या रख दिया, x अपॉन यू कॉस थीटा, फिर माइनस 1/2 g, अगेन t की जगह पर क्या रखा, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, u से u हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया हमारे पास टेन थीटा इंटू एक्स को चलो आगे लिख दिया मैंने, माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ चुका है फाइनल एक्सप्रेशन, ये हमारे पास डेरिवेशन का कंक्लूजन हो गया। अब देखते हैं ये कंक्लूजन हमसे क्या कहता है, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे, और प्रोजेक्टाइल इसका पाथ निकालते निकालते हमारे पास ये आ चुका है। यानी कि देखो, जो हमारे पास ये डायग्राम था, इसमें y इक्वल टू समथिंग करके कुछ आ रहा है ना। अब देखिए बच्चों, हम अगर थोड़ी बहुत मैथ्स की बात करें तो हमारे पास ना एक एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके, y इक्वल टू 4a, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके एक इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है मैथ्स में पैराबोला की, तो पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम देखिए, y इक्वल टू यहाँ पर कहीं पर एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा टर्म है, बाकी की चीज़ें और भी हैं, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा अगर हमारे पास कोई टर्म मिलता है, तो ऐसे वाले पाथ को, ऐसे वाले इस कर्व के पाथ को, ये जो कर्व है हमारे पास, ऐसे वाले इस कर्व के पाथ को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, ये एक्सप्रेशन ही हमको कहता है कि दिस अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये इक्वेशन ही हमको क्या बताती है कि ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, आ गया होगा समझ में, चलो इसको लिख लेते हैं, द अबव एक्सप्रेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन होती है और ऊपर वाली इक्वेशन को देखो एग्जैक्टली हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन की तरह बन रही है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बाकी की टर्म को हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि एज अ कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे हमारे पास एक टर्म बन रही है, हालांकि यहाँ पर एक और x है बट हमारे पास इस एक्स स्क्वायर से ज़्यादा हमारा मतलब है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये बताता है कि ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है उसमें जो उसका पाथ होता है वो कैसा पाथ होता है, वो होता है पैराबोलिक पाथ, होता है पैराबोलिक पाथ। पैराबोला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इस तरह के पूरे कर्व को बोलते हैं पैराबोला, जब कोई चीज़ ऐसा करके चलती है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर एक पैराबोलिक पाथ चलता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, और वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन के थ्रू भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसके बाद बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएंगे इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के, जिसमें हम इसकी हाइट को निकालेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को जब मैं किस एंगल पे थ्रो करूँ कि मुझे मैक्सिमम हाइट मिले, किस एंगल पे थ्रो करूँ कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले, रेंज मतलब कि सबसे ज़्यादा दूर जाए, किस एंगल से थ्रो करूँ कि मेरे पास उसका जो टाइम हो हवा में ज़्यादा देर रहे, है ना। तो इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत खूबसूरत से न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, तो हम अब इसको देखते हैं अगली क्लास में।